lesson or second topic of the first chapter of 10th chemistry, law of mass action. केमिकल इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ मास एक्शन का बहुत बड़ा अमल दखल है। ये लॉ जो है इसको दो केमिस्ट गोल्डबर्ग एंड वाइज ने पेश किया था इन 1864। इसको कोई वैग कहते हैं, कोई वैग, लेकिन अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन किसी अंग्रेज़ से सुने तो वो इसकी वाइज प्रोनाउंसिएशन देगा। तो ये लॉ जो है किस चीज़ के बारे में है? सबसे पहले इन्होंने जो बुनियादी काम किया और फिर ये लॉ बनाया, इन्होंने रिलेशन दी है किस चीज़ के दरमियान, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें केमिकल रिएक्शन यानी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स उनके कंसंट्रेशन के दरमियान इन्होंने एक रिलेशन दी। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। क्या मतलब है? यानी किसी भी रिएक्शन में उस रिएक्शन का स्पीड या रेट, रफ्तार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? प्रोडक्ट के हासिले, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के हासिले ज़रब के। प्रोडक्ट का मतलब ये है कि जब दो चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करें उसे जो चीज़ आती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन करने का अमल जो है, उसकी रफ्तार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। एक्टिव मासेस क्या चीज़ है? आपके बुक में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन क्या चीज़ है? एक्टिव मास हम किस तरह से आम जिंदगी में इसको समझ सकेंगे और इसको फिर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक्टिव है, अगर 200 या 2000 3000 पार्टिकल रिएक्टेंट्स के हैं, उसमें से जो पार्टिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसकी मिकदार को एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी रिएक्शन के स्पीड का दारोमदार किस चीज़ पर है? उन पार्टिकल की मिकदारों पर है जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इक्वेशन इससे फिर बनती है। हम पहले इसको दोबारा ज़रा देखते हैं। द रेट और स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की रफ्तार के कितने तेज़ी से वो रिएक्शन करेगा, कितने जल्दी वो प्रोडक्ट बनाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वो स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा जितना हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, जितना के जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है उसके एक्टिव मासेस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उसके हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, यानी हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस लॉ को, रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन को ले लें, ये एक लेट्स सपोज है कि रिवर्सिबल इक्वेशन है जो रिवर्सिबल प्रोसेस को ज़ाहिर कर रहा है। A + B दो रिएक्टेंट है, फॉरवर्ड रिएक्शन में CD ये बनाते हैं। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को RF से और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को B से और रिएक्टेंट और इनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करें तो हम आगे कैसे जाएंगे? ये रेट ऑफ reaction in rate of forward reaction is directly proportional to the product of
concentration of reactant to the product of active masses of रिएक्टेंट, ठीक, यानी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना इन दोनों की कंसंट्रेशन एक्टिव फॉर्म में होगी, रिएक्शन करेंगे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक। अगर हम फिर इसको इक्वलाइज कर लें तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के एफ और ये हो जाएगा हमारे पास, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से बैकवर्ड में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी ये भी एक रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स हो गए, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of molar concentration या to the product of active masses of reactants। तो ये बैकवर्ड में बैकवर्ड रिएक्शन, यानी इस तरफ जो रिएक्शन, ये जो वापस ये जो रिएक्टेंट बनेंगे, ये किस रफ्तार से बनेंगे, इसकी रफ्तार का दार व मदार इसके कंसंट्रेशन और एक्टिवनेस पे होगा। तो इसके लिए हम ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन directly proportional to the product of concentration of C and D, इससे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। अब जब ये रिएक्शन कहाँ पर हो, एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो फिर क्या होता है, हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, ये सेम रेट में होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू at equilibrium state rate of forward reaction equal to rate of backward reaction। इसी तरह से हम ये रेट ऑफ ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट, यहाँ पर हमारे पास आर एफ इज इक्वल टू दिस और आर बी इज इक्वल टू दिस, यानी बैकवर्ड रिएक्शन रेट एट इक्विलिब्रियम स्टेट पे दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक। फिर यहाँ के बी को इधर भी डिवाइड किया और इधर भी डिवाइड किया, तो ये हमारे पास के एफ बाई के बी आ गया। इसी तरह से ये बी कंसंट्रेशन बी कंसंट्रेशन को इधर भी डिवाइड किया और इधर, तो ये हमारे पास के एफ बाई के बी आ गया। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रेशो किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे मालूम कर सकते हैं। के एफ बाई के बी को अगर हम के सी के इक्वल कर लें आसानी के लिए, तो ये के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है, अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो लंबे चौड़े अल्फाज या डेफिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ये इक्वेशन याद है तो इसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हम गौर करें तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये क्या चीज़ है, ये रेशो है किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन द ये प्रोडक्ट कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि के सी क्या है, इज अ रेशो ऑफ क्या, प्रोडक्ट, दोनों का देखें ये प्रोडक्ट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी इन दोनों के दरमियान रेशो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो between product of molar concentration of products and molar concentration of reactants।